Hello, all dear students. Welcome to my channel Physics Simplified by अतुल टंडन। और आज हम लोग बात करने वाले बच्चे जो हमारी टेस्ट सीरीज हमने सिग्मा इंस्टीट्यूट की लॉन्च की है। अभी जो जेई मेन और नीट का एग्जाम होने वाला है उसमें 20 क्वेश्चंस हम लोग पर टेस्ट जो है वो बच्चों को दे रहे हैं और उसका साथ में वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये वो 20 क्वेश्चंस हैं जो हर एक चैप्टर के सबसे बेस्ट 20 क्वेश्चंस हैं, वो हमने चूज करे हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट ही टेस्ट हुआ है उसका जो वीडियो सॉल्यूशन है आपके लिए इस तरह फायदेमंद रहेगा कि क्वेश्चंस यहाँ पे साथ में दिखाई देंगे और उसमें सॉल्यूशंस भी आपको साथ में मैं करवाऊंगा इन डिटेल। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज शेयर द वीडियो सो दैट एवरीवन गेट्स इट प्रॉपर्ली एंड moreover I hope that you guys are working on all the topics that I'm sharing on YouTube. Right, so without delaying, let's now start up with the video. Hold on for a moment. I need to whiteboard on this. Okay guys, so this is a test of units, measurements, dimensions, errors and vectors. Okay, there are 20 questions which are supposed to be good ones. So I'm taking all the questions one by one. Will be directly focusing on the questions and the concepts related to the questions. The first question is, according to Newton, the viscous force acting between liquid layers of area A and velocity gradient is given by F is equal to minus eta A delta V by delta Z, where eta is a constant called coefficient of viscosity. The dimensions of eta are, देखो बच्चे, पहली बात तो ये है आपको कैसी भी इक्वेशन दी गई हो ईटा के लिए, आपको जैसे ये इक्वेशन आपने इस फॉर्म में नहीं पढ़ी है, जनरली आप इसको इस फॉर्म में पढ़ते हैं अपने स्कूल्स में कि ये अपने पास दो लिक्विड की लेयर्स हैं, ठीक है, एक लेयर बीच में हम और ले लेते हैं यहाँ पे, और इन दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो dx है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है, राइट। तो हम कहते थे कि विस्कस ड्रैग फोर्स जो F होती है वो होती है माइनस ईटा A dv by dx, right, and this used to be the velocity gradient, मतलब rate of change of velocity with distance, this is velocity gradient। तो ईटा की जो मर्जी इक्वेशन हो, एक इक्वेशन होती है F is equal to 6 pi ईटा RV also, है ना, जो हम लोग स्टोक्स लॉ में पढ़ते हैं। लेकिन इक्वेशन जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईटा के डायमेंशंस वही होते हैं चाहे आप किसी भी इक्वेशन से निकालें, राइट। तो वैसे तो ईटा के डायमेंशन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको याद ही होने चाहिए, mn-1 t-1 आर द डायमेंशंस ऑफ ईटा। वैसे तो आपको याद ही होने चाहिए, फिर भी इस क्वेश्चन में पूछा है तो निकाल लेते हैं। देखिए इस तरफ है फोर्स मेरे पास और इस तरफ है माइनस ईटा ए, इधर है डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। इसने वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद z डिस्टेंस लिया है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जब यहां कह दिया तो मतलब ये वेलोसिटी अपॉन लेंथ है, राइट। तो ईटा यहां से बन जाएगा f डेल्टा z अपॉन a डेल्टा v। फोर्स के होते हैं mlt-2, z के होते हैं l, एरिया के होते हैं l स्क्वायर, वेलोसिटी के होते हैं lt-1। अगर आप इन सबको निकालोगे तो ऑटोमेटिकली l स्क्वायर से एक ये गया, t-1 से एक ये गया, will be left with ml-1 t-1, hence the answer of first question is C। all right, let us come to the second question now। मुझे रफ ही करना पड़ेगा इसको, दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि 3 क्वेश्चंस मैंने इस पेज पे दिखाए हुए हैं। ओके जी, द सेकंड क्वेश्चन सेज कि अपने पास दो रेजिस्टेंसेस है, एक है R1 which is equal to 4 plus minus 0.5, एक है R2 which is equal to 12 plus minus 0.5। हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R1 plus R2, राइट। तो ये बन जाता है 16 plus 0.1। ये भी मालूम है हम लोगों को कि एरर्स जो होते हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली ऐड होते हैं, राइट। तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 16 प्लस 0.1। अब इसका परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा हमारे को, बिकॉज मेरे पास आंसर किस फॉर्म में है, यहाँ पे परसेंटेज की फॉर्म में है। तो मेरे पास
परसेंटेज एरर हम लोग कैसे निकालते हैं बोलो? हम लोग क्या करते हैं, ये 0.1 से इस मीन एब्सोल्यूट एरर से अपना मीन वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, इनटू क्या कर देते हैं बोलो हम लोग 100%। तो दिस बिकम्स व्हाट, टेल मी, 10/16%, राइट? तो 2 5 2 8 राइट, कितना बना है अप्रोक्सीमेटली? 8 6 48, 2 28 2 16, and 4 8 5 this much. This becomes 0.625, right? Or rather I think 6.25 है ना, 10 बनना ये वाला, और let me see 0, oh this is not 0.1 actually, this is 1, it is 0.5 0.5, my mistake guys, it is 1, okay? So ये 1 है, तो यहाँ पे 0.1 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 1 ही आएगा, मुझे गलती से 0.1 लिख दिया मैंने, तो ये बनेगा यहाँ पे कितना बोलो 100, और ये बनेगा 6.25। सोचो मैं आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, क्या चक्कर हो गया? तो ये बन गया 6.25%। तो लिखेंगे कैसे हम लोग? परसेंटेज में लिखते हैं कि 16 प्लस माइनस 6.25%। देखिए, तो ऐसा आंसर जिसमें कि सीरीज में 6.25% आ रहा है वो यही आंसर है। सेकंड आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। पर वैसे अगर आपको सेकंड सॉल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे वो बताना मैं यहाँ पे जरूरी समझता हूं, बिकॉज इंपॉर्टेंट है ये। पैरेलल में हम लोग डायरेक्टली कभी भी सॉल्व नहीं करते इस चीज को। पैरेलल में जब हमने एरर्स निकालने होते हैं बेटा, तो मेरे पास फॉर्मूला होता है 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, राइट? इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड इस्तेमाल करते हैं और निकालते हैं drp बाई rp का स्क्वायर इज इक्वल टू dr1 बाई r1 का स्क्वायर प्लस dr2 बाई r2 का स्क्वायर, और यहां से drp बाई rp निकाल लेते हैं। rp को इस तरफ ले जाकर के जो आ जाता है dr1 बाई r1 का स्क्वायर प्लस dr2 बाई r2 का स्क्वायर, और rp हम लोग निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे बोलो? 1/rp हो जाएगा मेरे पास, व्हाट इज r1? r1 is 4, what is r2? r2 is 12, so this becomes 12 LCM, 3 plus 1, this becomes 4/12, 1/3, तो rp की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, right? So what will be the value of drp by rp? This is going to be 3 into dr1 है 0.5, what is r1 का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। dr2 है 0.5, what is r2 का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। बस ये मेरे पास रिलेटिव एरर आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, और उसको हम 3 प्लस माइनस 23% कर देंगे। यहां पे हालांकि मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर दो ऑप्शन ऐसे रहते हैं ना मेरे पास यहाँ पे कि 16 प्लस 6.25%, तो मुझे इसको भी निकालना पड़ जाता बेटा, ठीक है? इसलिए यहां पे हमने एक से ही काम चला लिया। एनीवेज, लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन सेज force is given by the expression, force का मुझे क्या एक्सप्रेशन दिया गया है? F is equal to a cos bx, F is equal to a cos bx plus c cos dt। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑल c cos dt, जितने भी मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, वे सभी डायमेंशनलेस होते हैं। और साथ ही साथ इन सभी फंक्शंस के जो हमारे पास बच्चे आर्गुमेंट्स होते हैं वो भी डायमेंशनलेस होते हैं। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो इसके आगे एंगल लगा है वो आर्गुमेंट है, एंगल लगा है वो आर्गुमेंट है। मुझसे पूछा गया है d बाई b के डायमेंशंस। एक बात मुझे बताइए, अगर bx को डायमेंशनलेस होना है तो b के डायमेंशंस बोलो क्या हो जाएंगे? L इनवर्स, बिकॉज इसके L है तो इसके L इनवर्स होने चाहिए। और अगर dt को डायमेंशनलेस होना है तो d के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे बोलो? T इनवर्स। यही कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो d बाई b बोलो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा T इनवर्स बाय L इनवर्स, ये बन जाएगा LT-1। मतलब LT-1 किसके होते हैं बोलो? LT-1 होते हैं वेलोसिटी के। So these are the solutions of first three questions. Let us move on to the next ones. Clear?
Okay जी, the fourth question says, all right, okay guys, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं. The density of a cube is measured by measuring its mass and length of its sides. The maximum error in the mass and volume are this much. Then the maximum error in the measurement of density is. देखिए बेटा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. इसमें मुझे मास में भी एरर दिया गया है और वॉल्यूम में भी एरर दिया गया है. हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन से एरर एड अप होते हैं, बताइए. इनमें एरर होते हैं रिलेटिव एरर. तो डेल्टा रो बाय रो कैसे निकलेगा यहाँ पे, डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा बी बाई वी. ऑलराइट, तो मुझे बताइए अब परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये डेल्टा एम बाई एम इंटू 100% है प्लस डेल्टा बी बाई वी इंटू 100% है. मुझे बताइए इसने ये चीज क्या होती है, परसेंटेज एरर इन मास. ये चीज क्या है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. मास में कितना दिया है इसने मुझे 3%, वॉल्यूम में कितना दिया है इसने मुझे 2%. सो व्हाट इज माय आंसर 5%. वेरी सिंपल क्वेश्चन, C becomes the answer. All right, let us move to the next question. मुझे लगता है स्लाइड ही में दोबारा डाल देता हूँ instead of rubbing it. This is a better way. Innovation is very important. Okay guys, fine. Let's say the fifth question. The dimensions of half epsilon naught e square क्या होंगे. देखो वैसे तो ये बड़ी लंबी कहानी बैठ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना. दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग स्टोरी, बट हम इसके डायमेंशंस को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें ये याद हो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक एनर्जी डेंसिटी नामक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और यही एनर्जी डेंसिटी कॉन्सेप्ट हम लोग कैपेसिटर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. अगर आपको ध्यान में होगा कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर होती है ना. ये वी यहाँ पे वोल्टेज होती है, और U को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे U को हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर. याद कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस लिखते हैं हम लोग, और कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D होती है. तो यहां से U बन जाता है मेरे पास इक्वल टू एक D से एक D गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू A इंटू D. और अगर अपने पास ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं मान लीजिए, तो एक का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो D है, तो इस स्पेस का वॉल्यूम कितना आएगा जिसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो है A इंटू डी. तो हम कह सकते हैं कि U अपॉन A इंटू डी बिकम्स इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. नाउ व्हाट इज U अपॉन AD? इट इज एनर्जी डेंसिटी व्हिच इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो असलियत में इस क्वेश्चन में मुझे ये एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस निकालने इतने लंबे चौड़े, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने इतने लंबे चौड़े, उससे अच्छा था कि मैं डायरेक्टली क्या निकालता बेटा, मैं डायरेक्टली निकालता एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के. अब एनर्जी के मालूम ही हमें क्या होते हैं शॉर्ट में, ml स्क्वायर T-2 एनर्जी के होते हैं और वॉल्यूम के होते हैं L क्यूब. तो ये बन जाएंगे ml-1 T-2. ये इतना आसान क्वेश्चन था. ml-1 T-2 would have been the answer of this question. Very easy. तो हमने बेसिकली अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आता है तो आप सोचोगे सर आपने उतना ही टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में, हम भी उतना ही टाइम लगाते हैं. अरे बच्चा मैं लेकिन ये सब डिराइव करने नहीं बैठता. मुझे मालूम है कि ये एनर्जी डेंसिटी है, मैं एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करता, एनर्जी के मालूम है, वॉल्यूम के मालूम है, इसका आंसर मेरे पास निकल आता इजीली. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It's going to take time. Okay guys, now very important question. 1 centimeter on the main scale of a vernier calipers is divided into 10 equal parts. ये मेरे पास एक वर्नियर की स्केल है, इसमें ये 0 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, राइट,
और मैंने इसके 10 पार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 10 पार्ट में कर दिए मैंने। तो इसमें ये जो स्केल है मेरे पास, इसमें एक डिवीजन जो है कितने का है बोलो, एक डिवीजन है 1 मिलीमीटर का, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर इज व्हाट, टेल मी, इट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसका मतलब है मेन स्केल डिवीजन कितने की होगी बोलो, 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, राइट। लेकिन यहां पे ये नॉर्मल नहीं है जो हम करते हैं, जनरली जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसमें जो वर्नियर स्केल होती है उसके n डिविजन्स जो होते हैं वो n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड करते हैं। डाउट है आपको वर्नियर कैलिपर में तो 1 घंटे का पूरा लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स वन शॉट नाम से, ठीक है, आप उसको देखिए, पूरा वर्नियर कैलिपर आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। तो यहां पे क्या है कि 10 divisions of vernier scale coincide with 8 small divisions of the main scale। जनरली क्या होता है, 10 will coincide with 9 division, यहां पे क्या हो रहा है 10 are coinciding with 8 divisions। तो मुझे इसको ए बी इनिशियो से करना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखिए हम जान रहे हैं यहाँ पे कि 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब 10 वर्नियर स्केल डिविजन जो है वो 8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है, मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 8/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। और लीस्ट काउंट क्या होता है बोलो, स्टैंडर्ड 1 MSD माइनस 1 VSD। तो बोलो क्या बन गया, ये बन गया 1 MSD माइनस 8/10 MSD, राइट। तो दिस इज 10 माइनस 8/10 क्या बोलो MSD, इट इज 2/10 क्या बोलो MSD। What is 1 MSD? It is 1 millimeter. So it is 0.2 बोलो क्या मिलीमीटर। अभी भी आंसर नहीं मिला, आंसर सेंटीमीटर में है, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर तो क्या करेंगे इसको हम लोग बाई 10 कर देंगे, सेंटीमीटर में करने के लिए इट इज 0.02 सेंटीमीटर, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, थोड़ा सा फास्ट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा पर्पस यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। तो कभी भी आपको जब ऐसा वर्नियर कैलिपर दिखाई दे जहां पे कि n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो n-1 से कोइंसाइड ना कर रहे हो बेटा, तो उसका कॉन्सेप्ट होता है कि लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। तो आपको बेसिक मेथड से ये जो मैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालता हूं कि मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल जो होता है वो किसके लिए डिराइव किया हम लोगों ने, वो डिराइव किया है हम लोगों ने कि n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जो हैं वो n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, वो उसके लिए डिराइव्ड है, हमेशा वो इस्तेमाल नहीं होगा। आपने ये मत करना है इसका लीस्ट काउंट कर दिया 1/10, 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, हाँ 1/10 नहीं होगा इसका डिवीजन, तो फिर 0.01 वो भी आंसर दिया है इसने यहाँ पे, लेकिन वो क्या है, वो गलत है। कहां चलना पड़ेगा आपको, बेसिक से चलना पड़ेगा। कारण क्या है, 10 divisions of vernier scale 9 से coincide नहीं कर रहे हैं। Got the point? I guess you guys are clear with this. So let us move on to the next slide. Okay, the third one. A plate has a length of 5.1 centimeter and breadth of 2.1 centimeter and the area of the plate is what? ये पूछा गया मुझसे। देखो बेटा जी बड़ी सिंपल सी बात है, लेंथ दी गई है मुझे कितनी बोलो 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दी है बोलो 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। प्लेट का एरिया निकालना है, एरिया वैसे तो क्या होता है बोलो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 5 इंटू 2 कितना बन गया बोलो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो भाई 10 तो सब में है, 10 10 10 10, लेकिन एरर कितना है वो देखना पड़ेगा हमारे को, कितना इसमें एरर आया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग जो एरर्स ऐड करते हैं वो रिलेटिव एरर्स होते हैं या फ्रैक्शनल एरर होते हैं या परसेंटेज एरर होते हैं। एब्सोल्यूट एरर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐड होते हैं, होते एरर्स हमेशा ऐड ही है बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या करना है आप लोगों ने, डेल्टा ए बाई ए लिखना है जो होगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहां से परसेंटेज पूछा इसने नहीं, इसने जो आंसर दिया है वो एब्सोल्यूट एरर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं डेल्टा ए निकालने में इंटरेस्टेड हूं, जो आएगा ए इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, और एरिया है मेरे पास 10। डेल्टा एल क्या है, ये डेल्टा एल होता है,
एब्सोल्यूट एरर इसका बाई 5 प्लस डेल्टा बी इसका एब्सोल्यूट एरर बाई 2। ये प्लस कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा काट देते हैं इसको। ओके, और ये कितना बन जाएगा देख लो, 10 को अंदर ले जाओ तो ये बन गया 1/5 प्लस कितना बना भैया लोग, 10 को अंदर ले जाओ 1/2, 10 2 प्लस 5 7/10, ठीक है नहीं है 0.01 कहां पे गड़बड़ है इसमें, एक मिनट लेट मी चेक, 0.01 है। ओके ओके राइट राइट 0.01 है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ना तो कितना गड़बड़ हो जाती है, मैंने 0.01 लिख दिया तो यहाँ पे 0.01 हो जाएगा। रेस्ट कैलकुलेशन आई थिंक यू गाइस कैन डू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए। लेट मी नॉट वेस्ट माय टाइम, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, टेल मी डेल्टा ए, खत्म कहानी। ठीक है, इतनी सी बात है। हमारा काम तो यहाँ पे क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाना है आपको, मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा, वो बनेगा a प्लस माइनस डेल्टा ए मैं निकाल चुका हूं 10, डेल्टा ए यहां से आ जाएगा आपके पास, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, वेरी सेंसिटिव बोर्ड। In a system of units, if force F, acceleration a and time t are taken as the fundamental units, then the dimensional formula of energy is। देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बिल्कुल बेसिक से इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो डिराइविंग से मुझे बहुत लंबी चौड़ी कहानी यहां पड़ जाएगी। तो सबसे बेस्ट मेथड पता क्या होता है इसमें, कि आप ये देखो कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी के डायमेंशन तो वही होने हैं। एनर्जी के डायमेंशन बोलो क्या होते हैं, ml² t - 2 डायमेंशन एनर्जी के होते हैं। आप 1 by 1 ऑप्शन चेक कर लो किसके डायमेंशन ml² t - 2 आने के चांसेस हैं। आप पहले सिंपली f a और t ही लिखो, छोड़ो ये स्क्वायर सारे, है ना। f के क्या है बोलो, ml t - 2 है। एरिया के क्या है बोलो, l² है। t के बोलो क्या है, t के t ही है। अब एक बात देखो, है ना, ऐसे ही a के एक्सेलरेशन है, सॉरी a यहाँ पे एरिया नहीं है, a यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन में क्या बना है एरिया, lt - 2 और t यहाँ पे क्या है टाइम ही है, ये t बना। मुझे चाहिए ml² t - 2, तो इसका मतलब है ये t - 2 खत्म होना चाहिए, है ना, बिकॉज ये a ही बचना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, ये क्या होना चाहिए स्क्वायर, और ये भी क्या होना चाहिए स्क्वायर उससे, और t² से t² गया, क्या बच गया सिर्फ बोलो ml² t - 2। बहुत आसान तरीका है, कैसा भी क्वेश्चन हो इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है। समझ गए गाइस, वी हैव सम स्टूडेंट्स सिटिंग हियर टुडे, तो मैं उनसे ही पूछ लेता हूं। हाँ जी, क्लियर है, पक्की बात है, ग्रेट। तो हमारा आंसर बी बन गया, है ना। 9th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। काफी टाइम लग रहा है इसमें, एनीवेज अभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन है बाद में। 9th क्वेश्चन है बेटा अपने पास, the component of a vector a vector is equal to 2i cap plus 3j cap along the vector I cap plus j cap is what। देखिए बेटा अपने पास अगर ये वेक्टर हो b वेक्टर, ध्यान देना, और ये वेक्टर हो मान लो a वेक्टर, और ये है इनके बीच का एंगल थीटा। सो कंपोनेंट का मतलब होता है प्रोजेक्शन, ये चीज, और ये कंपोनेंट क्या होता है बोलो, ये होता है a cos थीटा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है बोलो, cos कंपोनेंट होता है, राइट। तो अब ये हमने आगे कैसे सॉल्व करना है कि हम जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, ये होता है ab cos थीटा। तो आई कैन से कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b क्या बन जाएगा बोलो, a cos थीटा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बोलो, है ना। और a डॉट b अपॉन b अगर a cos थीटा है बच्चा, तो एक बात बताइए मुझे आप लोग, a डॉट b की वैल्यू कितनी आएगी, और a cos थीटा क्या है कंपोनेंट है, तो कितनी हो जाएगी इसकी a डॉट b की 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड कितना है बोलो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट 2, ये बनेगा 2, ये बनेगा प्लस 3, ये बनेगा √5, तो ये बन जाएगी वैल्यू किसकी बोलो a cos थीटा की। सो व्हाट इज माय आंसर, सॉरी √2 है ना, ये बनेगा आंसर 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। सो व्हिच इज द आंसर, दिस इज द आंसर 5 बाय अंडर रूट 2। ठीक किया था अपने आपने क्वेश्चन वाला, यस सर। अंकुश ने, आदित्य ने, आपका टेस्ट ही हो पाया। अच्छा
Three concurrent forces of same magnitude are in equilibrium. What is the angle between the forces? Also name the triangle formed by the forces as sides. बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ मेरा बताने वाला इस क्वेश्चन में है नहीं, फिर भी देख लो एक बारी। तीन फोर्सेस जो हैं आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तीन फोर्सेस कब हो सकती हैं? अगर एक फोर्स ये हो, एक फोर्स ये स्टैंडर्ड बेटा ये, और एक फोर्स ये हो। ये तीन फोर्सेस बेटा इक्विलिब्रियम हो सकती हैं जब इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री हो, और तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है बोलो? बराबर है, राइट। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो इसी के बराबर आता है और इस डायरेक्शन में आता है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, और नेट कितनी हो जाती है बेटा हमारे पास? 0 हो जाती है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्सेस? 120 डिग्री का एंगल है, राइट, और सभी में 120 डिग्री का है। और अगर 120 डिग्री का एंगल है तो ये कैसी ट्रायंगल फॉर्म करेगी? अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं तो ये देखिए एक ट्रायंगल, ये देखिए, तो बोलो ये कैसी ट्रायंगल है? ये एंगल 120 का हुआ तो ये 30 का होगा, ये 30 का होगा तो ये 30 का, तो ये 60 में बन जाएगा। तो ये ट्रायंगल कैसी बनी बोलो? ये बनी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो व्हाट इज आवर आंसर? 120 डिग्री एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओहो, इसको मैंने रब नहीं किया, सो सॉरी। Here is the next slide. In the order of two vectors, if the order of two vectors is reversed, ऑर्डर को रिवर्स किया हम लोगों ने, मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कर दिया बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट, यही है मतलब इस बात का। Then the resultant vector changes only in direction, in magnitude, in both does not change in magnitude and direction. अगर ये मेरे पास a वेक्टर है, ये मेरे पास b वेक्टर है, अगर मैं a क्रॉस b करूं तो इसकी डायरेक्शन बाहर को आती है, अगर मैं b क्रॉस a करूं तो इसकी डायरेक्शन अंदर को आती है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? a b sin थीटा, दूसरे का b a sin थीटा होता है, वो एक ही हुआ बेटा, x into y is equal to y into x ही होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल चेंज ओनली इन व्हाट? टेल मी। इट विल चेंज ओनली इन डायरेक्शन, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोग थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया इनको कि आप लोग क्लास में बैठे हैं। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा। Given that p plus q is equal to r and r is perpendicular to p, if p is equal to r, then what is the angle between p and q? ऐसे में दो क्वेश्चंस करने हैं, रुको मैं एक बार दोनों क्वेश्चन पकड़ लेता हूं, ऐसा ना क्लियर। एक यहाँ पे है शायद और एक यहाँ पे है। एक ये होगी स्लाइड, एक मैं ये वाली स्लाइड पकड़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11th एंड क्वेश्चन नंबर 16th, राइट गाइस। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि काफी हद तक ये 12th, सॉरी, ये सेम क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट आए हुए। देखिए कैसे सॉल्व होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, मतलब क्या है इसका कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। ये मतलब है इसका, जब ये थिक लिखे होते हैं ना तो ये वेक्टर होते हैं, और p का मैग्नीट्यूड जो है वो r के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये भी एक बात यहाँ पे बोल रहा है ये, राइट, कि p का मैग्नीट्यूड जो बेटा वो r के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और एंगल निकालना मुझे p और r के बीच में, और r जो है p के परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, ये रहा मेरा p वेक्टर और ये रहा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसा रिजल्टेंट तभी मिल सकता है अगर q वेक्टर मेरा इधर को हो। इन दोनों का रिजल्टेंट ही पैरेललोग्राम लॉ से ये हो सकता है बेटा। दिस इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, दिस इज एंगल अल्फा, राइट। और हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो टेंजेंट ऑफ अल्फा होता है वो होता है q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगा दिया। अब इसकी वैल्यू है इन्फिनिटी, कैसे पता? tan 90 है।
अगर इन्फिनिटी तो इसका मतलब क्या होगी p प्लस क्यू कॉस थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो और मैं क्या कह सकता हूं कि q cos थीटा की वैल्यू है माइनस ऑफ p के बराबर। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बताओ? ये बोल दिया हम लोगों ने। अब मुझे बताइए बच्चा जी आप लोग यहां पे कि q cos थीटा की वैल्यू माइनस p आएगी और r वेक्टर जो है p वेक्टर प्लस q वेक्टर के बराबर है। तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का बोलो क्या अंडर रूट आएगा r वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो r का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू माइनस p। बोलो क्यों? क्योंकि q cos थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस p निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो r स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू और p की वैल्यू इक्वल टू r है r स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। बोलो और ठीक है जी r स्क्वायर से r स्क्वायर गया और आई कैन से दैट 2p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर राइट। तो p की वैल्यू यहां से इन टर्म्स ऑफ q आ जाएगी मेरे पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इन टर्म्स ऑफ q? p स्क्वायर इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। इस p की वैल्यू को यहां भर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नाउ q cos थीटा? इट इज माइनस ऑफ q बाय अंडर रूट 2। q से गया q। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? माइनस ऑफ 1 बाय अंडर रूट 2। cos थीटा नेगेटिव है। क्वाड्रेटिक सिस्टम पे गौर करो। ऑल स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 कब आता है 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगा थीटा की वैल्यू बन जाएगी cos ऑफ 35 डिग्री 135 डिग्री बिकॉज व्हाट इज cos 135? cos 90 प्लस 45 राइट। तो क्या बन जाएगा बेटा ये एंगल हमारे पास cos 90 प्लस 45 का मतलब क्या हुआ माइनस ऑफ साइन ऑफ 45। व्हाट इज इट टेल मी? माइनस ऑफ 1 बाई अंडर रूट 2। वैसे मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं कि cos थीटा की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 कब होती है 135 डिग्री पे होती है और 135 डिग्री का मतलब क्या हुआ 3 पाई बाई 4 रेडियन। अरे 135 डिग्री ये होता है 3 पाई बाई 4। अब ये 16th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए करवाऊंगा नहीं इसको। The resultant of two vectors A and B is perpendicular to A vector है ना and its magnitude is equal to half of the magnitude of B vector। मतलब कि R जो है वो B by 2 के बराबर है। मतलब यहां का R जो है वो किसके बराबर हो गया P by 2 के बराबर हो गया। समझी बात को? P by 2 नहीं इनफैक्ट Q by 2 के बराबर हो गया। B by 2 बोला ना इस क्वेश्चन में तो Q by 2 Q का यहां का Q कौन लिया मैंने यहां का B लिया मैंने। तो R जो है B का आधा है तो मुझे रिलेशनशिप मिल गया R और Q के बीच में। ठीक है तो यहां पे मैं कितनी वैल्यू भरूंगा R की Q स्क्वायर बाई 4 भर दूंगा। यहां से Q स्क्वायर खत्म हो जाएंगे और अगेन मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप सिमिलरली मिल जाएगा। तो यू गाइस कैन ट्राई इट आउट। इसका आंसर मेरे ध्यान में 150 डिग्री आंसर आता है इसका। आप चेक करना बेटा एक बारी। 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 30 ध्यान है वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना जब वेक्टर कर रहे हैं तो वेक्टर करते करते फिर वेक्टर की बात करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 17th इज अबाउट कि दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अच्छा सिर्फ इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं ये इनकी डायरेक्शन सेम है इसने ऐसा नहीं कहा एंगल पूछा बल्कि हमसे। तो मान लीजिए ये अपने पास एक a वेक्टर है ये अपने पास एक b वेक्टर है और ये रहा इन दोनों का एडिशन। दिस इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर और ये हुआ माइनस ऑफ b वेक्टर राइट और ये हुआ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ये क्या बना बोलो a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है जी तो इसने मुझसे एंगल पूछा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो n टाइम है a माइनस b के। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम कैसे बोलो।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट, और दोनों ए और बी बराबर है तो बन गया ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ये बन गया 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा, है ना। इन सबका रूट लेते रहो साथ में, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया बोलो, ये बन गया रूट 2a इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये इसके रिजल्ट का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा, ये बन गया 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा, रूट मत भूलो। तो ये बन गया रूट 2a इंटू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब बोला है कि भैया ये जो है ना वैल्यू, ये n टाइम्स है इसकी, नहीं ये वाली वैल्यू जो है इसकी n टाइम्स है, तो बताओ क्या बोला है, रूट 2a, वैसे ही प्लस वाली वैल्यू बड़ी होगी, घबराना क्या है इसके अंदर, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स रूट 2a अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। आंसर मेरा cos इनवर्स की फॉर्म में, अच्छी बात है। रूट 2a से गया रूट 2a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बन गया 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos थीटा। चलो ये अच्छी बात है। अब एक काम करो, n स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos थीटा, ठीक है ना। अब cos वालों की तरफ ले जाओ, ये बन गया 1 प्लस n स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, हो गया सॉल्व। cos थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, एंड दैट मेक्स द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। अब इसमें तो 13th रह गया हमारा सिर्फ करने के लिए, बाकी 17th हो गया, 16th हो गया, 12th हो गया, 11th हो गया, ठीक है जी। तो 13th पे आते हैं फटाफट से। जहां मैं जल्दी मिटा दूं ना बेटा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लिया करो कि क्या सॉल्यूशन है। वैसे तो एक बार देखो और उसके बाद खुद सॉल्व करो, फिर क्या देखना, जब एक बार समझ लिया कि ऐसे करना तो फिर खुद ही ट्राई करना चाहिए। एनीवेज 30th क्वेश्चन सेज कि द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, नोन टू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर। लेंथ जो है मेरे पास वो है 100 सेंटीमीटर, नोन टू एन एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर। देखो जी, इसको मैंने डेल्टा एल और एल की फॉर्म में लिख दिया। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, है कि नहीं। अब द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकंड्स, डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस। n है मेरे पास 100 और टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स, तो मैंने कितने टाइम बाद देखा है सारी कहानी, 200 सेकंड बाद देखी है मैंने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो बेटा, जब हम लोग एरर निकालने की बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ना, इसमें बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन एक रूल हमेशा काम करता है। वो रूल क्या है कि आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे फोकस ना करो, आप फोकस करो कि जितने भी ऑसिलेशन हुए हैं उनके एंड में कितना टाइम हुआ। अगर आप 100 ऑसिलेशंस की मेजरमेंट एक साथ कर रहे हो तो आप 200 सेकंड बाद काउंटिंग करने वाले हो अपने टाइम की, और टाइम में आप कितना एरर कर सकते हो, 0.1 सेकंड के रेजोल्यूशन की आपकी वॉच है, तो डेल्टा टी जो है आपका वो 0.1 सेकंड है, और टी जो है इसको कितना मानोगे आप लोग, 200 सेकंड मानोगे। इसने पूछा है मुझसे व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमिन्ड वैल्यू ऑफ जी। अब देखिए टी बन जाएगा मेरे पास 200 प्लस माइनस 0.1, किसमें बोलो ये सेकंड में बेटा। अब देखिए बेटा जी, टी होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी, टी स्क्वायर होता है 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, और जी होता है बेटा 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। डेल्टा जी बाई जी, आई एम pre-assuming that you guys are aware of the terms that I am using over here, 2 times delta t by t, right? अब डेल्टा एल बाई एल कितना है बोलो हमारे इस क्वेश्चन का, थोड़ा यहां करता हूं इसको सॉल्व।
डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इज 0.1 बाई 100 एंड डेल्टा टी बाई टी कितना लेना है आप लोगों ने? डेल्टा टी है 0.1 सेकेंड और टी कितना है 200। अब यहां गलती होने का चांस क्या होता है कि कई बार आप 0.1 अपॉन 2 कर दोगे कि टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड। कई बार आप 0.1 अपॉन 100 कर दोगे, ये भी नहीं करना आप लोगों को। आपको जितनी भी ऑसिलेशंस ली हुई हैं उन सबका टोटल टाइम देखना है। टोटल टाइम देखने पे तो एरर होगा आपका, राइट? तो इस तरह से क्वेश्चन को ये तोड़ मरोड़ के बोलता है। कई बार ही बोलता है ये कि द टाइम पीरियड फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 200 सेकंड्स। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछता था, ये क्या पूछता था बोलो कि टाइम पीरियड फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 200 सेकंड्स, जिसका मतलब क्या होता है कि टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन इज 2 सेकंड, राइट? तो इसने उल्टा बोल दिया। मुझे टोटल टाइम ऑफ ऑसिलेशंस के मीनिंग है बेटा, मतलब किससे है कि भैया पूरा टाइम कितना बीता, उससे मतलब है, ठीक है? अब ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं इसको इनटू 100% कर दूंगा। जो भी आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसमें नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। फाइन, जहां मैं बोलना भूल गया हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। एंड आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट वहां पे ले सकते हैं। इसके सारे सॉल्व हो गए? यस, all are solved. So let me rub it. What are we left out with now? तीन चार प्रश्न बच गए। ओके, थोड़ा दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? If four non-zero vectors satisfy A cross B is equal to C cross D and A cross B is equal to B cross D, with A not equal to C, B not equal, A minus D और B minus C के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। A minus D और B minus C somehow आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। चलो ट्राई कर लेते हैं इसको ना। A क्रॉस B इज इक्वल टू B, सॉरी तो ध्यान से लिखना पड़ेगा इसको, छोटे पेन से लिखता हूं, बारीक पेन से मतलब। A क्रॉस B इज इक्वल टू C क्रॉस D, राइट? ओके, एंड B क्रॉस D इज इक्वल टू A क्रॉस C। एक ही बात है, ठीक है? इसको भी लिख दिया मैंने, इसको उल्टा करके लिखा मैंने। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग A क्रॉस B प्लस B क्रॉस D इज इक्वल टू C क्रॉस D प्लस A क्रॉस C। अच्छा, तो C चाहिए मुझे माइनस में। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं हम A क्रॉस B माइनस D क्रॉस B। क्या किया मैंने बेटा, बोलो? A क्रॉस B जो माइनस B क्रॉस C होता है ना, इज इक्वल टू C क्रॉस D माइनस C क्रॉस A। ठीक है जी? यहां पे इसको लिख सकता हूं मैं A वेक्टर माइनस D वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहां को इसमें लिख सकता हूं इसको मैं C वेक्टर इंटू D वेक्टर माइनस A वेक्टर। अच्छा, सेम सेम ही आ गया हमारे पास है ना, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं हम लोग, क्योंकि व्हाट डू आई नीड एक चाहिए मुझे A माइनस C भी। तो मैं इसको लिखता हूं, यहां से ही चेंज कर देते हैं थोड़ा इसको हम लोग। देखिए इसमें सारी अरेंजमेंट को कोई वो नहीं है, इसके अंदर सारी आपको अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी। A क्रॉस C प्लस C क्रॉस D कर दो इसको आप, और इसको लिख दो A क्रॉस C माइनस D क्रॉस C। ये बन जाएगा A वेक्टर माइनस D वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। लीजिए, ठीक है जी? तो ये बन गया A वेक्टर माइनस D वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, है ना, माइनस
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहां से भी आप ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, इसको क्या बना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब a माइनस बी क्रॉस b माइनस सी, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि a माइनस डी वेक्टर है और जो b माइनस सी वेक्टर है वो आपस में क्या है बच्चे, वो आपस में है पैरेलल, नहीं दिस नहीं, आपस में है पैरेलल। a माइनस डी और b माइनस सी आपस में क्या है, पैरेलल। कुछ इस तरह से मैंने इसको अरेंज करने की कोशिश की, मुझे a माइनस डी और b माइनस सी अलग अलग मिल जाए, तो मैंने यहां भी a माइनस डी अरेंज किया, मैंने यहां भी a माइनस डी अरेंज किया, इधर ले आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया वेक्टर्स के। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, अपने आप ये चीजें आ जाएंगी बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर लेमिना, वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों चाहिए है ना, वॉल्यूम मतलब ये है। A student observed that the zero line of the head scale is 4 division below the line of graduation. Zero error है भाई स्क्रू गॉज में। There are 100 divisions on the circular scale. He gave 2 complete rotations of the circular scale and found that the distance moved by the screw is 2 millimeter. चलिए ठीक है, मतलब इसकी पिच दी है इसने मुझे, पिच 2 मिलीमीटर है और 100 डिविजन्स हैं, तो पिच बाई दिस 2 रोटेशन ली है इसने, पिच 2 मिलीमीटर नहीं है इसकी, पिच इसकी 1 मिलीमीटर है। क्यों, 2 रोटेशन में चल रहा है 2 मिलीमीटर, तो एक में कितना चलेगा 1 मिलीमीटर, तो पिच इसकी 1 मिलीमीटर आ गई, डिवीजन 100 है इसमें, तो इसका लीस्ट काउंट आ गया 0.01, तो लीस्ट काउंट तो इसका आ गया हमारे पास, यहाँ पे जो भी दिया है मुझे इसका कितना आ गया 0.01 मिलीमीटर, इसका लीस्ट काउंट आ गया। मेन स्केल रीडिंग 4 है, फाइंड द रिलेटिव परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम given 35th division coincides with the main scale line and the measured length of the body has a relative error। इसने मुझे लेंथ का रिलेटिव एरर दे दिया, एक इसने मुझे दे दिया हुआ है शायद इसकी थिकनेस का, इसने ब्रेड्थ के बारे में बात नहीं करी। इसको देखो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में इसमें ब्रेड्थ के बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको फंस जाए तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ध्यान दीजिए। देखो बेटा 2.25% का एरर सिर्फ किस में हो गया है, बोलो इसका लेंथ में हो गया है, अभी ब्रेड्थ में भी एरर होना बाकी है, अभी थिकनेस में भी एरर होना बाकी है। और एरर्स क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं ना, एरर्स आर ऑलवेज व्हाट, टेल मी, एडिटिव। तो जो वॉल्यूम में एरर आएगा लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस करके, वो 2.25% से क्या आएगा बोलो, बड़ा कि छोटा, बड़ा आएगा। तो व्हाट इज आवर आंसर, 2.71%। मुझे नहीं समझ में आया क्या होना चाह रहा है ये, क्योंकि एक चीज मुझे इसमें मिसिंग लग रही है, बट स्टिल अगर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करना हो तो मेरे हिसाब से दिस बिकम्स द आंसर। राइट गाइस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई गेस दिस इज द लास्ट वन, है ना, नहीं सेकंड लास्ट। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास अभी, ये भी है बेटा 19-20 बचे हैं, नहीं 18वां भी है। A student performs an experiment to determine the Young's modulus of a wire 2 meter long by the Searle's method. In a particular reading, the student measures the extension in the length of the wire to be 0.8 millimeter with an uncertainty of plus minus 0.05। लिखते भी जाते हैं इस चीज को हम साथ साथ, तो हम कंफ्यूज जाएंगे। लेंथ जो है कितनी मेजर की इसने, 0.8 मिलीमीटर जो एक्सटेंशन है, और उसका डेल्टा एल कितना लिया इसने बेटा, 0.05 मिलीमीटर, चलो ठीक हो गया। और लोड तो एग्जैक्टली जहां कह देना बेटा, ध्यान रखना इस बात का हमेशा, जहां पे ये एग्जैक्टली कह देना वहां पे मतलब एरर नहीं है, समझे बात को। इन अ पर्टिकुलर एग्जैक्टली, देखो एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग, लेंथ में भी एरर नहीं है। The student also measured the diameter of the wire to be 0.4 millimeter. डायमीटर जो इसने मेजर किया वो है 0.4 मिलीमीटर, और उसकी अनसर्टेनिटी है मेरे पास 0.01 मिलीमीटर। तो यंग्स मॉडुलस सर्ल्स मेथड से कितना होगा ये निकालना हमें।
इसका एक फॉर्मूला होता है सर्ल्स मेथड से यंग्स मॉडुलस निकालने का, 4mgl by pi dl square, राइट। 4mgl by pi l d square, उल्टा बोल दिया मैंने, pi l, अच्छा भाई, pi l d square। अब देखो बेटा, यहां पे ये तो होती है जो एग्जैक्ट लेंथ होती है, ये होता है जो एग्जैक्ट मास है, ये ग्रेविटी है एग्जैक्ट है, 4 एग्जैक्ट है, पाई एग्जैक्ट है। सिर्फ किसमें जो ये एक्सटेंशन हो रही है और जो डायमीटर है, इन दोनों में ही एरर हो सकता है। अगर मैं यंग्स मॉडुलस में इसमें एरर निकालना चाहता हूं तो आई कैन से y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल डी स्क्वायर, या कह लो डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू डेल्टा l बाय l प्लस 2 टाइम्स डेल्टा d बाय d। क्या आपको यहां पे डेल्टा l पता है? पता है। क्या आपको L पता है? पता है। डेल्टा D पता है? पता है। D पता है? पता है। कैन यू फाइंड डेल्टा Y बाय Y? बोलो। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। जो भी आंसर आया ठीक ही आएगा, गलत नहीं आएगा, प्लीज विश्वास रखो, है ना। अगले इस पे आते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारे पास ये। ओके जी, 20 क्वेश्चंस का टेस्ट था। Okay, a screw gauge gives the following readings when used to measure diameter of a wire. Main scale reading हम जानते हैं कि क्या होता है हमारा, पहले तो लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है किसी भी चीज का। 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। मतलब क्या हुआ कि जब वो 100 घूमता है तो ये एक घूमता है। मतलब क्या हुआ, पिच इसकी है 1 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल डिवीजन है 100, मतलब 0.01 मिलीमीटर का मेरा इस स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट है। और रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग, बताइए। रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ये n क्या होता है? n वो वाला हमारे पास डिवीजन होता है सर्कुलर स्केल का जो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करता है। और n कितना है मेरे पास? MSR बोलो कितना है मेरे पास यहाँ पे? 0 मेन स्केल रीडिंग। n कितना है बोलो? 52. What about the least count? 0.01 millimeter. What is my answer? 0 plus 52 into 0.01, तो ये बना 0.52 मिलीमीटर, बट आंसर सेंटीमीटर में है। 0.052 सेंटीमीटर becomes my answer of this question. मुझे लग तो रहा है कि मैं बहुत फास्ट करवा रहा हूँ, ठीक है भाई जो बैठे हैं क्लास में? ओके है? अब इससे स्लो है करवाना, तो कितना टाइम हो गया? 52 मिनट्स हो गए हैं, अभी 20वां क्वेश्चन भी नहीं हुआ हमारा सॉल्व, है ना। तो इससे स्लो नहीं करवा सकते भाई, कंपटीशन है, थोड़ा तो फास्ट होना ही है काम, कुछ नहीं कर सकते इसमें। ओके गाइस, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास, वेरी इंटरेस्टिंग। इफ pressure P represents radiation pressure, C represents speed of light and Q represents radiation energy striking the unit area per second, then non-zero integers x, y and z such that P raised to the power x, Q raised to the power y, C raised to the power z is dimensionless are। रेडिएशन प्रेशर हम कहां पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। कहां पढ़ते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। अगर वेव जो है कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए तो होता है ये I बाई सी, अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो 2I बाई सी, किसी एंगल पे आए तो 2I cos थीटा बाई सी, इसका फॉर्मूला होता है रेडिएशन प्रेशर का। तो रेडिएशन प्रेशर को मैं कह लेता हूं I बाई सी, बिकॉज यहां कोई मतलब नहीं मुझे इस बात से कि डायमेंशनल चेक करना है, तो कांस्टेंट से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो I बाई सी मान लिया मैंने इसको। I यहां पे क्या होती है? I होती है बेटा इंटेंसिटी। क्या होती है? I इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब इसने बोला है यहां मुझे क्वेश्चन के अंदर कि Q रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग द यूनिट एरिया पर सेकंड, तो इसने असलियत में इस P को Q बाई C बोल दिया है। बोलो सही गलत है कि नहीं? अब एक काम करते हैं हम लोग, कुछ तरीका अपनाते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग P Q इनवर्स C, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? डायमेंशनलेस नहीं बनेगा बोलो? C तो स्पीड ऑफ लाइट ही है यहां पे, मैंने C को यहां लिया, Q को इधर रखा। मैं इसको ऐसे नहीं लिखा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया ये सोचो आप लोग।
मैं इसको पी सी क्यू इनवर्स लिख सकता हूं। पी सी को क्यू इनवर्स कर दिया इसको मैंने, बिकॉज सबको मैंने पी क्यू सी की फॉर्म में लेके आया, लेकिन इसने क्यू कहां लिखा, उससे पहले लिखा है ना पी क्यू इनवर्स सी लिखा है इसने, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट कांस्टेंट बचे होंगे तो ये आगे सारे वो क्या होते हैं, वो लोग होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं। तो इसका मतलब है पी की वैल्यू 1 है, पावर 1 है, सी की 1 है, तो x आया मेरे पास 1, y आया मेरे पास -1 और z आया मेरे पास बेटा कितना 1। तो ठीक है बच्चा, that is the end of today's lecture. I hope you guys kept your attention throughout this lecture. I'm telling you one thing, that under the test series that we are conducting this particular test series, इसमें बच्चे आपके पास फिजिक्स के ही 25 टेस्ट होने हैं, तो 20 क्वेश्चंस हर एक टेस्ट में होने हैं, तो 500 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के इसमें कवर अप हो जाएंगे। एंड आई विल बी टेकिंग द डाउट्स ऑफ एवरी सेशन। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स बायो टीचर्स विल आल्सो बी टेकिंग डाउट्स ऑफ एवरी सेशन। तो बाकी बच्चों के लिए ये बाद में अवेलेबल होगी। जो अभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए ये अभी अनलिस्टेड वीडियोस जो है वो अवेलेबल होंगे, तो बाकी बच्चों के लिए इसको हम बाद में पब्लिक करेंगे। तो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड प्लीज prepare well before you appear for any test. I wish you all the very best for tomorrow's test. Thank you so much. Enjoy yourself. Bye bye and take care.